ओके। तो आज की क्लास में हमें लेना है चैप्टर नंबर 2 और हमने कल उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, राइट? तो हाँ। मैं चैप्टर नंबर 2 पे जा रहा हूँ और ये रहा। हमने यहाँ पे कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। चलो देखते हैं अब तुम्हारी बुक्स में। बिजनेस ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके। एंड के बाद में अकाउंट्स जो होता है, अकाउंट का मतलब होता है जिसमें हम एंट्रीज लिखते हैं समराइज करने के लिए, उसको अकाउंट बोलते हैं। ये तो जनरल सी चीजें आपको पता ही है, आपने पढ़ रखी है पहले से कि इसमें डेबिट साइड होती है, एक साइड क्रेडिट साइड होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डेबिट साइड है और इधर ये क्रेडिट साइड है। और डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो। तुम्हें इसका फॉर्मेट पता है ना, या इसको एक्सप्लेन करूं? बताओ। नहीं, आता है आता है। ठीक है फिर। और इस साइड में हमें दे रखा है उसने, इस पेज पे दे रखा है कैपिटल। कैपिटल की कल अच्छे से हमने डेफिनेशन दे दी थी, आपको बता दिया था विद एग्जांपल व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्राइंग। यस। लाइबिलिटी भी हाँ बता दी थी, इसमें तुम बता रहे थे मुझे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हाँ। कि लाइबिलिटी को। तो अब तुम्हें ये बात, चलो मैं आगे कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैपिटल को लाइबिलिटी की तरफ क्यों रखा जाता है। ठीक है। हाँ। और लाइबिलिटी को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया यहाँ पे कि इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फ्रॉम यस। फर्म्स टुवर्ड्स ओनर, यानी कि कैपिटल को उसने इंटरनल लाइबिलिटी बोला है। और हाँ। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर दो आती है, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन अभी करंट। ये करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी का क्या मतलब है, ये हम थोड़ा देखते हैं आगे। तो ये करंट एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, नॉन करंट वो 1 साल के जो बाहर की होती है उसके लिए। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है, हर एक साल जो हम बोलते हैं ना, एक किसी भी बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तुम्हें पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? नहीं। अच्छा। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आपने जब कोई असेट ली, या जैसे कि इन्वेंट्री है आपके पास में, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, आपने कोई माल है आपका पड़ा हुआ, वो जिस दिन आपके पास मैन्युफैक्चर होकर तैयार हुआ या आपने बाहर से परचेज किया, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसके बिकने के बाद वो कैश फॉर्म में दोबारा कब कन्वर्ट होता है, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ओके। यहाँ डेफिनेशन दे ठीक है। रखी है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर्स टू टाइम between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalent. Operating cycle is assumed to be 12 months if it cannot be identified. नॉर्मली ये 12 महीने का मान लिया जाता है, बट कई किसी किसी केस में ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। जब आपने एक असेट खरीदी, उस दिन से लेकर के जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाती कैश के अंदर, उसको पीरियड को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटी आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो है आपके बिजनेस का, चाहे जो 12 महीने का है, उसके अंदर ये रियलाइज हो जाती है। सॉरी, आप इनका पेमेंट कर देते हैं, रियलाइज नहीं हो जाती है, इनका पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो आपके ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चली जाती है, जैसे कि एक साल के बाहर बाद आप उनका पेमेंट करते हैं। ठीक है, आपने लोन लिया 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, या कोई भी आपकी लाइबिलिटी है जो आप एक साल से ज्यादा टाइम लगाते हैं उसको पेमेंट करने में, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। ओके। तो इसमें ये कहा गया है कि नॉन करंट लाइबिलिटी हैव बीन डिफाइंड एज अ इन अ नेगेटिव सेंस, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज आर लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटी। जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वो सारी की सारी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, उसका अपोजिट उसने बोल दिया है। तो इन शॉर्ट जो उसको हम 12 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। अब आती है असेट। असेट की डेफिनेशन वो होती है कि असेट जो आपको फ्यूचर में इनकम आपकी जनरेट करने में हेल्प करती है, वो सारी जनरली असेट्स बोली जाती है ना। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, इन्हीं के थ्रू हम अपनी इनकम जनरेट करते हैं, ये हेल्प करती है हमारी इनकम को जनरेट करने के लिए। तो असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी यूजुअली एक्सपेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, डेटर एंड ऑल दीज आर असेट्स। अच्छा, तो ये डेफिनेशन है इसकी कि ये इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, इसके थ्रू हम अपनी क्या करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। दे हेल्प अस टू जनरेट आवर इनकम। अब इसमें आगे बताया गया है कि असेट्स को क्लासिफाई किया है इन्होंने दो पार्ट में, करंट असेट्स और
नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को भी अगर हम वही ऑपरेटिंग साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेटिंग विद इन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल हम इनको रियलाइज कर लेते हैं, मतलब इनको बेच करके पैसा ले लेते हैं। ठीक है, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन, या तो हम उनको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, जैसे कि स्टॉक होता है हमारा रॉ मटेरियल का, उसको यूज कर रहे हैं, या अगर हमने उसको ट्रेडिंग बिजनेस में है तो उसको खरीदने से लेके बेचने तक का जो टाइम है, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वो रियलाइज हो जाती है। इट इज हेल्ड प्राइमरली फॉर ट्रेडिंग, और हमने इसको ट्रेडिंग के लिए रखा है। ठीक है, इसको ट्रेडिंग का मतलब इसको बेचना ही बेचना है। अगर अगर आप अपने मशीन खरीदी मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए अपने बिजनेस में, तो वो आपने बेचने के लिए थोड़ी नहीं खरीदी, वो तो यूज करने के लिए खरीदी है, तो उसको हम करंट एसेट्स नहीं बोल सकते। एंड कहता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स, और इट इज अ कैश और कैश इक्विवेलेंट, या तो ये कैश है या कैश की जैसी कैश के बराबर कोई चीज है। इन शॉर्ट करंट एसेट, तो ये करंट एसेट की डेफिनेशन पता चल गई, जो भी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अब याद रखना आगे के लिए इस बात, ऑपरेटिंग साइकिल, कभी भी कोई भी आपसे ये पूछे कि व्हाट इज करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, आपको 12 मंथ वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है ऑपरेटिंग साइकिल। फिर वो आपसे जरूर पूछेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि अगर ये असेट्स की बात कर रहे हैं तो हमारा जो जिस भी टाइम पे हमने किसी एसेट को एक्वायर किया है और जब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाती दोबारा, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो हम लंबे टर्म के लिए यूज करते हैं, जिसको हमें बेचने के लिए तो खरीदा ही नहीं है, हमने यूज करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो ये क्या है? ये हमारे करंट, ये हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, क्योंकि हमने इनको बिजनेस में यूज करने के लिए लिया है, और ये हमें हेल्प करती है हमारी इकोनॉमिक इनकम को अर्न करने के लिए। अब इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये मैंने आपको कल बता दिया था व्हाट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, आगे आता है इसके बाद में रिसीट्स। रिसीट्स दो तरह की होती है, मतलब पैसा आना, बिजनेस के अंदर पैसा आना। मैं बिल्कुल लेमैन की डेफिनेशंस में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। रिसीट का मतलब जब भी हमें पैसा मिलता है तो वो दो तरह का पैसा मिलता है। एक तो मिलता है आपको कैपिटल रिसीट्स होती हैं आपकी, एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स? कैपिटल रिसीट्स उसको बोलते हैं जब आपने किसी कैपिटल असेट को बेचा है। कैपिटल असेट क्या होती है? अब यहाँ पर जो हमें अभी लॉन्ग टर्म असेट्स की बात करी ना, मशीन, बिल्डिंग, जो भी हमने यूज करने के लिए, और अगर जब हम उसको डिस्पोज करते हैं, जब वो हमारे काम की नहीं रह जाती हैं, जब हम उनको बेच देते हैं, तो वहां से जो पैसा मिल रहा है वो हमें कैपिटल रिसीट बोला जाता है। ये तो असेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और अगर आप लायबिलिटी की तरफ आ जाएं तो कैपिटल रिसीट्स किसको बोलते हैं? तो जो भी हमने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए पैसा उठाया है मार्केट से, जैसे कि शेयर कैपिटल हो गई, तो शेयर कैपिटल को कैपिटल रिसीट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कैपिटल वर्ड देखो दोनों में कॉमन है ना। तो इसमें ये बोला गया है कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन में, द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी फॉर फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर्स एज कैपिटल। सबसे पहले तो उसी चीज को हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। जो भी पैसा आप अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आ रहे हैं, किस लिए लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और उस रिसीट को बिजनेस के अंदर आने के लिए, आने के बाद उसको बोल दिया जाता है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो चाहे ये कंपनी की फॉर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो, जो भी पैसा हम लेकर के आ रहे हैं, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं या हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम लोन ले रहे हैं, तो ये सारी की सारी कैपिटल रिसीट हो रही है। ओके फाइन। पर अगर चलो खैर उसी की बात आगे फर्दर करेंगे, अभी कैपिटल रिसीट का मतलब समझ में आया? आ गया। कहाँ हो गौरव भाई, जवाब आ दी। गया समझ में। ठीक है, एक तो चीज ये हुई। सिमिलरली मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीन, ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्या है? जो बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है एसेट। तो अभी मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था वो लाइबिलिटी का दिया था, कि लाइबिलिटी में कैपिटल रिसीट किसको माना जाता है? जो भी आपकी, जिससे आपने अपने कंपनी को, अपनी फर्म को फाइनेंस किया है। फाइनेंस का मतलब उसको चलाने के लिए जहां से भी पैसा उठाया है आपने, लॉन्ग टर्म पैसा उठाया है। ठीक है, जैसे कि शेयर कैपिटल हो गई, या जो आप भी अपनी कैपिटल लेकर के आए अपने घर से प्रॉपराइटर के रूप में। दूसरी, आपने मार्केट से बैंक लोन उठाया बिजनेस को चलाने के लिए, 5 साल का बैंक लोन उठाया या 2 साल का उठाया, तो ये कैपिटल रिसीट है।
अगर आप असेट साइड में आ जाते हैं तो जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको बेचने से जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको कैपिटल रिसीट बोला जाता है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट किसको बोला जाता है? रेवेन्यू रिसीट उसको बोला जाता है जो आप अपने मेन ऑपरेशंस हैं जो आपके बिजनेस के, जैसे कि तुम्हारा बिजनेस है मान लो कि स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी की दुकान है आपकी, तो स्टेशनरी की दुकान में बैठने तो आप क्या काम करते हो? आप वहां पर किताबें, कॉपियां, पेंसिल वगैरह ये सारे स्टेशनरी आइटम बेचते हो। तो जब आप अपने मेन प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आप कस्टमर से पैसा मिलता है आपको, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स होती है रेकरिंग इन नेचर, बार बार मिलती हैं वो आपको। आज माल बेचा, ये नहीं कि कल नहीं माल बेचोगे, आप पूरे साल माल बेचते हो जिस जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो। तो जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हो उससे जो सेल्स रिसीव हो रही है आपको, वो सारी की सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं आपकी। पर जो ऊपर हमने कैपिटल रिसीट पढ़ा वो आप डेली की डेली आपको नहीं आप उसको लेकर के आ रहे, आप अपनी मशीनें रोज नहीं बेच रहे हैं। आप 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में उस मशीन को निकालेंगे क्योंकि वो काम की नहीं रही। तो जो कैपिटल रिसीट्स होती है वो रेवेन्यू रिसीट से इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग होती हैं, बार बार होती हैं, और वो नॉन रेकरिंग होती है। समझ में आया बेटा? आ गया। तो रेवेन्यू रिसीट्स जो होती है रेफर्स टू द अमाउंट रिसीट और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन रेकरिंग, रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ठीक है ना, जो हमारे मेन ऑपरेशंस होते हैं उसकी। अच्छा, आगे क्या बता रहे हैं ये? इसी तरीके से एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप इसको अगर आप रिसीट से कंपेयर रिलेट करोगे तो इनका भी मतलब वही है, एज इट इज वही है, ठीक है। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने मशीनें खरीदने पे और इन सब पे खर्च किया है उन सबको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने मशीन खरीदी, आपने लैंड खरीद ली, मशीन फर्नीचर खरीद लिया, तो जो भी आप उस असेट को खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो सारी की सारी आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं। प्लस इसके अलावा एक इसमें छोटा सा एक एड ऑन और आ रहा है साथ में, वो ये कि मान लो आपने मशीन खरीदी, आप कहाँ रहते हो? अलीगढ़ में, ठीक है। आपने दिल्ली से मशीन खरीदी, अब दिल्ली से आपने मशीन खरीदी, आपने उस मशीन वाले को वहां पर पेमेंट किया, आपने किया 50,000 रुपये का पेमेंट। अब आप वहां से उड़ करके तो आप हवा में आ नहीं जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस दोगे, हो सकता है कोई आपको ड्यूटी देनी पड़ी, स्टेट चेंज हो रहा है, तो जो भी आप उस पर खर्चा कर रहे हैं, आपकी मशीन जब तक आपके घर, आपके फैक्ट्री में आके इंस्टॉल नहीं हो जाती और काम करने की कंडीशन के लिए तैयार नहीं हो जाती, आप आपने खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पे, उस पर 2,000 रुपये का खर्चा आ गया, तो अब आपकी मशीन पड़ गई वो 52,000 की। अभी वो काम थोड़ी नहीं करेगी, अभी आपको उसको इंस्टॉल करना है, आपको तो आता नहीं है करना, तो आपको एक्सपर्ट चाहिए, तो आपने एक टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया, उसने इंस्टॉल किया, उसने अपनी फीस चार्ज करी, 500 रुपये उसको दिए, तो 52,500। अब आपकी मशीन रेडी है। तो ना केवल वो कैश एक्सपेंडिचर जो आपने दुकानदार को दिल्ली में दे के आए, बल्कि उसके बाद में जब तक मशीन रेडी नहीं होगी काम करने के लिए, जब तक कि सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके मशीन के खाते में ही जाएंगे। ओके, और उन सारे खर्चों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू अंडरस्टूड। यस। ठीक है बेटा? यस। अच्छा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो हम अपनी रेवेन्यू इनकम को कमाने के लिए हमें करना पड़ता है। अब रेवेन्यू इनकम किसको बोलते हैं पता है आपको? अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट, जो सामान जिस, को हाँ बोलो। सामान को बेच सामान को किसी को हमने बेचा तो हमें जो उससे मिला। हाँ, तो उस सामान को बेचने के लिए आपने कितनी मेहनत करी, आपने बहुत सारे खर्चे भी तो करते हो आप डेली की डेली दुकान पे बैठ करके, अपने बिजनेस में बैठ करके करते हो ना। यस। जैसे कि यस। आपने आपके आपके यहाँ लड़का काम करता है, आप उसको सैलरी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पेमेंट करते हो, दुकान का रेंट देते हो, और दुनिया भर के खर्चे करते हो। तो ऐसे जो डेली बेसिस के खर्चे होते हैं जिसको करना करना आपको हर महीने पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने माल माल को बेच रहे हो, जिस माल को बेच रहे हो तो उस माल को खरीद भी तो रहे हो आप कहीं से, ठीक है ना। तो उसको जो यस। रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, इसको खरीद रहे हो, वो सारा के सारे पेमेंट आपके किस में माने जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माने जाएंगे। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक्सपेंसेस, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है, एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंसेस आपके बहुत सारे होते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर ये बताया, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट, जो भी आपने माल खरीदने के लिए या माल बेचने के लिए
जो भी खर्चे किए वो सारे के सारे एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। इसमें कुछ नहीं है। इनकम, इनकम होती है रेवेन्यू को, उसमें से प्रॉफिट जो आपने, ये तो जनरल टर्म है बेटा, आपको पढ़ लेना है ना, इन पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। गेन लॉस परचेज, मेरे को रोक देना अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो कि आपको समझ में ना आ रहा हो। यहाँ पे परचेज है, फिर परचेज के बाद में परचेज रिटर्न है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, ये तो जो कॉमन सी बात है। और स्टॉक है, इन्वेंट्री इसको बोलते हैं। और ये ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। ठीक है। आगे ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, डेटर्स के बारे में पता है? हाँ। ओके। तो डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ। और ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, जो जो काम की चीज होगी मैं वहां पर रोकूंगा। बाउचर, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बारे में नॉलेज है? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में? हाँ। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, हम अगर हमने कुछ चीज क्रेडिट पे खरीदी है, हमें उस पर डिस्काउंट मिला, उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा। और कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, अगर हम कुछ पेमेंट उसी समय कैश में कर रहे हो तब हमें कोई डिस्काउंट मिले तो उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा बेटा, आप सुनो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जरूरी ये नहीं है कि आप क्रेडिट पे खरीदें। ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जनरली आपकी सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है। आप जैसे किताब खरीदने जाते हो, अकाउंट्स की किताब खरीदने जाओगे मार्केट में, तो आप उसके ऊपर प्रिंट प्रिंट लगा हुआ है, मान लो 200 रुपए का। आप क्या बोलते हो भैया, डिस्काउंट कितना है इस पे? नॉर्मली बोलते हो ना, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो हाँ। भैया? तो वो कहता है भाई साहब 10% हाँ। डिस्काउंट है। तो आप उससे झगड़ते हो, भैया वो फलाने जो दूसरा वाला स्टेशनर्स है वो तो 15% दे रहा है, 5 ही पर। तो ये जो ये वाला डिस्काउंट आप बात करते हो ना, आप डिस्काउंट की बात तो करके आ जाते हो, पर आपको ये नहीं पता होता हमने कौन सा डिस्काउंट की बात करता है। तो नॉर्मल आदमी कहाँ सोचता है। तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये होता है उस प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, जो मेन प्राइस लिस्ट था, लिस्टेड था उस किताब के ऊपर, उसको कम करवाने के लिए। और जब ये कम करने के बाद में जो प्राइस निकल करके आता है, वही प्राइस को हम ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं। उसी को हम बुक्स में एंटर करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लिखते ही नहीं है। तो अगर आपको उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, 180 रुपये आप पे करके आओगे, तो वो 20 रुपए का जो डिस्काउंट दिया उसकी कहीं एंट्री नहीं करेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फाइन। तो ये दिया इसलिए ओके। जाता है कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज, ये प्रमोशन एक्टिविटी की तरह किया जाता है एक तरह से। फाइन। तो इसलिए बढ़ा चढ़ा करके प्राइस प्राइस रखे जाते हैं, फिर डिस्काउंट देने के ओके। बाद में उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। तो व्हेन अ डीलर, इसमें लिखा हुआ है व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स इज अलाउड, when a dealer of goods allowed reduction in the price of goods at fixed percentage on the list price or catalog price by another dealer while making sales, it is called trade discount. This the objective behind giving reduction in the list price is that the ultimate customer of the goods get the product at that price. It is generally offered by the manufacturer of, तो ये कहने का मतलब वही मैं बता रहा हूँ, वो आपको एक तरह का इंसेंटिव देना चाह रहा है कि देखो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप मेरे से खरीदें। तो ये केवल आपको बहलाने फुसलाने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। इसको ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए इसको दिया जाता है, और इसकी कहीं एंट्री नहीं होती बुक्स के अंदर, ध्यान रखना इस चीज को। अब रही बात कैश डिस्काउंट, उसकी डेफिनेशन आपने बिल्कुल परफेक्ट दी। और ट्रेड डिस्काउंट के बाद में ये कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। जब आप किसी से माल खरीद रहे हैं तो वो बोलता है कि भैया पैसा कब दोगे। मान लो आप दोनों आपस में बिजनेस करते हो, आप उससे किताबें खरीदते हो, फिर आप अपने कस्टमर को बेचते हो। तो जब आप अपने सप्लायर से किताबें खरीद रहे हो, आप भी स्टेशनर हो, वो एक मैन जो होल मतलब उसको डीलर बोलते हैं। अब उस डीलर से खरीद करके आगे कस्टमर्स को किताबें बेचते हो। तो जब आप वहां से किताबें उठा रहे हो, तो 200 किताबें, 300 किताबें ऐसे बल्क में उठाते हो, तो आप वो कहता है कि भैया पेमेंट, क्योंकि नॉर्मली बिजनेस जो है डीलर और सेलर के बीच में जो होता है, रिटेलर के बीच में होता है, वो होता है ऑन अ क्रेडिट बेसिस। तो वो आप उसका पेमेंट करोगे बाद में, तो उसको चाहिए पैसा अभी। तो वो पैसे को अभी लेने के लिए, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, वो आपको कहता है कि देखो आज अगर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 5% का और डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप 1 महीने बाद करते हो, 2 महीने बाद करोगे, तो भैया कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है।
क्योंकि हमेशा आदमी को पैसे की कैश की जरूरत होती है, लिक्विडिटी की जरूरत होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब हमेशा हार्ड कैश की जरूरत होती है अपने बिजनेस के अंदर, तो इसलिए ये कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री जरूर होती है बिजनेस के अंदर। समझ में आ गया ये बेटा? आ गया। हम्म। मतलब ट्रेड डिस्काउंट दोनों को मिलता है, जिसने कैश में दिया है या नहीं दिया, पर कैश डिस्काउंट सिर्फ जिन्होंने कैश में दिया उन्हें मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए, प्रोपराइटर क्या होता है? मालिक होता है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत तरह की होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी बुक्स हैं। एंट्री, ओके, ये डेफिनेशंस वगैरह दे रखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं पता है? लाइव स्टॉक वो हॉर्स, ऑक्स, कैमल, इन सबको ओके। कहते हैं। इनवॉइस, अलाउंसेस, बैड डेट्स। बैड डेट्स पता है? जिन्होंने हम वो हमारे डेप्टर्स होते हैं, पर वो हमें पैसे नहीं दे पाते, मतलब उनके पैसों की कमी कुछ हो जो जाती है। पैसा, हाँ, हमारे डेटर्स हमको नहीं पे कर पाते हैं और वो पैसा डूब हम्म, जाता है, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं। ऐसा डेट जो कि बैड हो गया। ठीक है। और ये वर्ड होता है डेटर्स, है ना? बी साइलेंट होता है बेटा इसके अंदर। डेप्टर हाँ, बोलते हैं कई बच्चे, डेटर होता है डेटर्स। डेटर। चलिए, बुक वैल्यू क्या होती है पता है? बुक वैल्यू जिसपे हमने वो खरीदा है सामान। हम्म। जिस जिस वैल्यू पे हम फिक्स्ड असेट्स को अपनी बुक्स में शो करते हैं उसको बुक वैल्यू बोलते हैं आफ्टर डेप्रीशिएशन। ठीक है। आपने दस ओके। हजार रुपए की चीज खरीदी तो पहली बार तो आप 10,000 को लिखोगे। बात आ रही है समझ में? हम्म। तो 10,000 हो गई आपकी हाँ। बुक वैल्यू। अब दूसरे साल आपने 10% का डेप्रीशिएशन लगा दिया 10,000 पे, 1,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लग गया तो उसकी वैल्यू रह गई 9। तो आप कितना शो करोगे? 9,000। बुक वैल्यू इज दैट वैल्यू, देखो नाम क्या है इसका, बुक वैल्यू। जो वैल्यू आपने बुक में शो कर रखी है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं बेटा, इतना आसान है ये। समझ गए? ओके। ओके। डेप्रीशिएशन आपको पता हाँ। है कि जब हम किसी यस। एसेट्स को यूज करते हैं तो उसका वियर एंड टीयर होता है। और डेप्रीशिएशन लगाने का पर्पस यही होता है कि हमारी एसेट्स इसकी ट्रू वैल्यू पर अपीयर हो एसेट्स में। हाँ। सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, दो वर्ड होते हैं, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। जो पैसा देने में सक्षम हो, जो अपना बिजनेस के जितने भी डेटा उनको पूरा करने के लिए एक मतलब सक्षम है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो जो अपने पैसे, अपने बिजनेस के जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनका पेमेंट ना करने में नहीं कर सकता है, वो समर्थ नहीं है वो, और वो दिवालिया हो गया है, वो क्या नाम है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेज आ गई हैं, ये देख लीजिएगा। अब वी आर मूविंग टू, ये अब क्या है भैया इसके बाद में, एक्सरसाइज के बाद में ये चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3। वो ये चैप्टर 3 है। हाँ, ये थ्योरी, वो है ये वाला थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, थियरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, फाइन फाइन फाइन। चलिए, ये है थियरी बेस, फाइन। अब देखो, ये जो अकाउंटिंग की जो थियरी होती है ना बेटा, जो भी जितनी भी हम अकाउंटिंग करते हैं, इनके पीछे कुछ कंसेप्ट, कुछ कन्वेंशंस होती हैं जो कि हर कंट्री के अंदर होती हैं। इंडिया के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग के हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं हम, या कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडियन गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ओके। ये इंडियन गैप है जो हम इंडिया में यूज करते हैं। अगर हम यूएस में चले जाएं तो वहां पे यूएस गैप अलग है, इंडिया से अलग है। अभी मैं ओमान में बैठा हुआ हूं तो यहाँ पे ओमानी गैप अलग है। पाकिस्तान चले जाओगे तो पाकिस्तान का गैप अलग है। तो हर एक के कंट्री स्पेसिफिक गैप होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और वो उस कंट्री के जितने भी अकाउंटेंट होते हैं, जितनी भी अकाउंटिंग बॉडीज हैं, उनको फॉलो करती हैं। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स एंड दे आर द थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर दैट कंट्री। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ,
अभी इसमें ये मेरे ख्याल से तुम लोगों की ये पुरानी है किताबें। Accounting standards have been issued by the Institute of Chartered Accountants of India for standardization of accounting policies to be adopted under specific circumstances. अब क्या होता है, उसी के अंदर यही गैप को मानते हुए हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग बॉडी है, वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो इंस्टीट्यूट है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। उसको हम बोलते हैं IND AS, इंडियन AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3 करके ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कोई भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम उठाते हैं तो वो किसी एक टॉपिक को डिस्कस करता है। वो टॉपिक क्या होता है कि जिसमें जिस भी अकाउंटिंग रिलेटेड कोई भी एक एलिमेंट है या कोई भी एक प्रॉब्लम है या कोई भी एक आइटम है, उसका ट्रीटमेंट हमें अकाउंट्स में क्या करना चाहिए, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सारे अकाउंटेंट्स के अंदर। ये नहीं कि एक आदमी उस चीज को अलग तरीके से अप्लाई कर रहा है अपने अकाउंटिंग बुक्स में, दूसरी फर्म दूसरी तरीके से कर रही है, तीसरी फर्म तीसरी तरीके से कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अकाउंटिंग के अंदर जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है, जिसका ट्रीटमेंट अकाउंटेंट्स को करने में कंफ्यूजन होता है, या उनको नहीं पता कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, हमें अकाउंटिंग में कैसे लिखना चाहिए। तो उस चीज को लेकर के जो इंस्टीट्यूट है हमारा ICAI, ये हर एक टॉपिक के ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था, वो है डेप्रीशिएशन से रिलेटेड, कि आपको डेप्रीशिएशन के बारे में सब कुछ हो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिल जाएगा, कि डेप्रीशिएशन कैसे लगानी चाहिए, कैसे नहीं लगानी चाहिए, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, क्या है, कैसे, कब इसको चेंज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो हर अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग बात को बोलता है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो ये इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारी अकाउंटिंग फर्म्स हैं इंडिया के अंदर, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे किसी भी एक टॉपिक पर। ये नहीं कि वो जैसा चाहे वैसा ट्रीटमेंट कर लें। तो जो भी स्टैंडर्ड्स ICAI इशू करता है वो अकाउंटिंग फर्म के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाती हैं और उनको उन्हें मानना पड़ता है। तो इनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा। पर अब क्या हुआ है, 2018 और 19, आई डोंट नो द स्पेसिफिक डेट। अब ये हुआ है कि जो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, हमारी जो इंडियन फर्म्स हैं वो ना केवल इंडिया के अंदर बिजनेस करती हैं, वो एक्सपोर्ट बिजनेस भी करती हैं। बाहर के लोग बाग भी इंडिया आकर के बिजनेस करना चाहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो वो जब हम बाहर की कंट्रीज के साथ में ट्रांजेक्शंस करते हैं या वो लोग हमारे साथ में करते हैं, तो पता है वहां पे एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है, वो आ जाती है अकाउंटिंग की। क्योंकि वो जो जैसे फॉर एग्जांपल आप US माल बेच रहे हैं, जापान बेच रहे हैं, तो उनके अपने अपने गैप हैं, वो गैप के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग रखते हैं, हम इंडियन गैप के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग रखते हैं। तो अभी क्या है कि कंपैरिजन नहीं हो पाता, इसकी वजह से अकाउंटिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IAS भी बोलते हैं उसको। वो लोग, उन लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखे हैं, IAS बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, हम जो इंडिया में फॉलो करते हैं वो कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कौन से हैं, वो हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अगर हम फॉलो किया, उनको जो जो कंट्री फॉलो करेंगी उनके साथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इंडिया ने क्या सोचा कि चलो हम भी ऐसा करते हैं, हम भी चल करके उनके स्टैंडर्ड को उठा लेते हैं और उसी को एप्लीकेबल कर देते हैं। पर ये सारा का सारा चेंज करना बड़ा कठिन बात है। एकदम से आप पूरी अकाउंटिंग, पूरी कंट्री की अकाउंटिंग उठा करके चेंज कर देंगे तो इट विल बी अ वेरी वेरी मच मैश। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम जो फॉरेन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि जिनको कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, हम उनको ले करके
उनके हिसाब से जो अभी हमारे एट प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया के अंदर, उनसे कंपैरिजन करते हैं और उनमें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, इंडिया ने अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईएएस के बेस पर बनाया। ओके, आईएएस के बेस पर बनाया, मतलब जो भी डिफरेंसेस थे उनको रिमूव करके, जो भी थोड़ी बहुत जो भी कमियां थी उनको हमने एक्सेप्ट करके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दिया। तो अभी हम बोलते हैं इनको इंडियास, ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट ये वही है बेस जिनको हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको बोलते हैं हमने, इंडिया ने जो है आईएएस को, क्या आईएएस कन्वर्ज है ये, ठीक है, इसको हमने एज इट इज अडॉप्ट नहीं किया, हमने अपने को चेंजेस कर लिए उनके हिसाब से। अभी तक की कहानी समझ में आई आपको? आ गई। हाँ, और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बेस बनता है अकाउंटिंग का, ठीक है, आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ये कहानी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, जो अलग अलग चीजों के बारे में बोलता है, और ये एप्लीकेबल होता है जितनी भी अकाउंटिंग फर्म्स है उनके ऊपर, और उनको इनको फॉलो करना ही करना है। अब आगे चलते हैं कि क्या कहानी है। मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, नेचर एंड फीचर्स, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, अगर कुछ होगा तो बताने लायक तो मैं बताऊंगा। चलिए इसको पढ़ते हैं, नेचर एंड फीचर और फीचर्स। ये कहते हैं द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, कस्टम्स, statement of individuals, professional bodies like ICI, American Institute, AICPA, International Accounting Standard Committee, IASC, etc. However, these principles are not static in nature. Static का मतलब होता है कि एक से रहना हमेशा, ऐसे नहीं है, and are bound to be influenced by the changes in legal, social, economic environment and as per the नीड ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये समय समय पर जैसे इकोनॉमिक और लीगल चेंजेस आते रहते हैं, तो इनको भी हमें चेंज करना होता है। तो ये स्टैटिक नहीं है, इनको हम चेंज कर सकते हैं जैसा भी एज पर द रिक्वायरमेंट। द नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिकम्स मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। नंबर 1 कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक। तो अभी बता दिया उसने ऊपर हमें कि ये स्टैटिक क्यों नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्टैटिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा टाइम जो है, समय जो है, लीगल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये हमेशा एक सी नहीं रहती। तो ये 1970s से बनने शुरू हुए, ठीक है, 1970 से लेकर अब चल रहा है 2021। तो कितना जबरदस्त इकोनॉमिक कंडीशंस में, लीगल रिक्वायरमेंट में और ग्लोबल मतलब जो सिनेरियो है पूरा चेंज हो गया है। तो हमें भी जरूरत है कि इनको चेंज करने की। तो ये स्टैटिक नहीं है, व्हेनेवर वी फील नीड वी कैन चेंज इट। नंबर 2 कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। तो ये हाँ मैन मेड हैं, हम ही लोगों ने बनाए हैं, हम लोगों ने से मतलब है जो बॉडीज हैं, अकाउंटिंग बॉडीज है, उन्होंने बनाए हैं। तो ये फीचर है इसका एक, आर मैन मेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, सो दे आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंसेस। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं उस तरीके से ये कोई ऐसे फिक्स नहीं है। ये अब आप साइंस का प्रिंसिपल क्या है, यहाँ बॉल उठाओ, उछालोगे तो नीचे आएगी भाई, अमेरिका में उठाओगे वहां भी ऊपर उछालोगे तो नीचे ही आएगी वहां पर। तो वो जो साइंस के प्रिंसिपल है एग्जैक्ट उनकी तरह ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं होते, इनको हम चेंज करते रहते हैं और मैन मेड है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। तो ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं सबके द्वारा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसीलिए सबको इनको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। दे एक्ट एज अ गाइडेंस, क्योंकि हमें गाइड करते हैं कि हमें अकाउंटिंग में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से चीजों को लेना है, समझना है। और अकाउंटिंग प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर मेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्योंकि जितने भी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं हमारे लिए अकाउंटिंग के लिए, उनके अंदर 3 ये चीजें होती हैं खास करके, इसी की वजह से इस चीज को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इज वेरीफाइबल। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आल्सो बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो ऑब्जेक्टिविटी मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को, मतलब
कोई भी चीज है ना, वो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है जब उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होती है, ठीक है, प्रूफ अवेलेबल होता है उसका। और जब प्रूफ होगा तो उसमें कोई पर्सनल हम चेंजेस नहीं कर सकते, जो है सो है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर ये चीजें होती हैं, इसीलिए सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। रेलिवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट ओनली व्हेन इट इज यूजफुल टू वेरियस एंड यूजर्स, एंड हमने पहले ही पढ़ा था रेलिवेंस। और feasibility, the accounting principles are feasible keeping in view the complexity or and cost involved in the application of accounting professional। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, इसको हम कहीं पर भी किसी तरह से कोई भी अकाउंटेंट इसको अच्छे से आराम से और अपने बिजनेस के हिसाब से इनको एप्लीकेबल कर सकता है। तो ये फीजिएबल है, ये नहीं कि ये एक ही फर्म के ऊपर या इन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा और लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसकी कॉस्ट पड़ती है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं होता। तो ये फीजिएबल है, हर कोई इनको कर सकता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आती है मेन बात, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो कुछ तो होती है एजम्पशन और कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट। तो एजम्पशन क्या है, और ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम्स के अंदर, बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जाती है, क्योंकि बच्चे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते ही नहीं इनको ध्यान से। तो तीन ही केवल हमें जो एजम्पशन है अकाउंटिंग की, वो हम हमेशा मान करके चलेंगे कि ये है, बाय डिफॉल्ट ये है, एजम्पशन है, ठीक है, ये बिजनेस के अंदर होता ही होता है। पहली है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहती है कि जो हम बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं या जिस बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है हमने, दैट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड, और उसका कोई हमें नहीं पता। अगर कोई आदमी आज ही उठा करके ये आज उसने उद्घाटन किया अपनी दुकान का या अपने बिजनेस का, और वहीं पर खड़े होकर कह दिया मेरा बिजनेस 10 साल तक चलेगा, उसके बाद तो मैं दुकान का शटर लगा करके गंगा नहाने चला जाऊंगा, भाई ऐसा कोई नहीं करता। अगर वो ऐसा करता है देन वो इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को वायलेशन करता है, सॉरी एजम्पशन की वायलेशन कर रहा है। और नंबर 2, उसको बिजनेस के अंदर बहुत प्रॉब्लम, उसको कोई लोन नहीं देगा। अरे इसने तो पहले इसे अनाउंस कर दिया 10 साल बाद, अब कोई भरोसा है? 5 साल बाद कर दिया तो, 3 साल बाद कर दिया, कल कर दिया तो जो भी ये लॉन्ग टर्म्स के कॉन्टेक्ट है ना, जैसे कि लोन लेना 2 साल का या 3 साल का या 4 साल का, या इसके जो क्रेडिटर जहां से इसको माल उठाना है, इसको हर जगह से कैश पे उठाना पड़ेगा, हर जगह से इसको लोन मिलने की चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये एजम्पशन हमें लेकर के चलनी पड़ती है, ठीक है, आई बात समझ में? यस। तो क्या कहते हैं इसमें, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that business will continue its operation for a long period of time and will not be sold or liquidated in near future. That is why it is also called as assumption of continuity. On the basis of this concept, the fixed assets are recorded at their cost price less estimated depreciation based on the useful life of the fixed assets. तो अब आदमी ने कोई मशीन खरीदी है, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम फिक्स्ड असेट्स को जो बुक्स में दिखाते हैं उसकी डेप्रिसिएशन बाद माइनस करने के बाद में दिखाते हैं। कौन सी डेप्रिसिएशन? कि भाई जो हमने कैलकुलेट करी है इसकी यूजफुल लाइफ के बेस। अब यूजफुल लाइफ तक यूज करेंगे तभी तो हम, इतने सालों तक यूज करेंगे उसको तभी तो हम इस चीज को दिखा पाएंगे। तो ये इतने साल, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको शो किया गया है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग दिस गोइंग कंसर्न एजम्पशन, हमें फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएशन माइनस करने के दिखाना चाहिए। After the expiry of 1 year, it is assumed the machine will last for 5 years. Early benefit derived from its useful is 10,000 per annum. Depreciation be charged as revenue expenditure of the year, and machinery will be shown at 40,000. That is unexpired cost of machine. If the assumption of continuity is not there, the whole cost of machine 50,000 would have been charged in the year of purchase. समझ में आया? यहाँ पे एग्जाम्पल ये कह रहा है यहाँ पर, अगर आपने ये assumption लेकर के चले हो कि भैया ये 5 साल तक चलेगी मशीन, तो हम क्या करते हैं, हर साल ये 10,000 करके 5 साल में इसको डेप्रिशिएट कर देंगे मशीन को। अगर ये assumption लेकर के नहीं चलते
तो हमें 1 साल में ही डेप्रिशिएट करनी पड़ती। भाई ये गोइंग कंसर्न, हमारा बिजनेस 5 साल तक चलेगा, ये एजम्पशन दिमाग में है, तभी तो हम उसको 5 सालों में खत्म करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। अगर ये एजम्पशन लेकर के ही नहीं चले तो हमें 1 ही साल में पूरी डेप्रिशिएट करने पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन लेनी चाहिए, ये बताया है। आगे बताता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। अब ये कंसिस्टेंसी एजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी एजम्पशन कहती है कि आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो भी पॉलिसीज यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, जो भी काम एज इट इज कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि आपने इस साल कुछ फॉलो किया प्रिंसिपल, दूसरे साल आपने उसको चेंज कर दिया, तीसरे साल फिर चेंज कर लिया। मान लो डेप्रिशिएशन इस साल आपने लगा दी 10%, फिर अगले ना सॉरी इस साल आपने एसएलएम मेथड यूज किया, अगले साल फिर एसएलएम किया, उसके आगे आपने डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करने लग गए। तो उसका लॉजिक क्या है भाई? आपकी जो जो ईयर बाय ईयर जो आप अपने कंपैरिजन करने चाहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछले साल के अकाउंट्स तो आपने एसएलएम बेसिस पे किए थे, इस साल आप डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं डब्ल्यूडीबी के मेथड पे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस यूजर्स फॉर मेकिंग देयर इंटर पीरियड और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जितने भी यूजर्स हैं वो इसको क्यों स्टडी करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? वो इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि उनको डिसीजन लेने हैं भाई। अब वो डिसीजन लेंगे कैसे? वो आपके ही रिकॉर्ड को ये देखेंगे, ये बिजनेस पिछले साल कैसा था, उसके पिछले साल कैसा था, उससे पिछले साल, और आपने हर एक साल में अलग अलग प्रिंसिपल सारी चीजें फॉलो करी है, तो वो कैसे कंपेयर कर पाएगा भाई? So these comparisons are feasible only when the accounting policies and practices followed by the firms are uniform and these are followed consistently over a period of time. तो आपको एक पीरियड तक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कुछ सालों तक, और जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक आपको वही प्रिंसिपल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जो आप कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। ओके, तो अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, उनके लिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज को समझना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है और ये कोई रूल नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कंडीशन परमिट करती हैं आपको कि नहीं आपको करना जरूरी है, आप तो आपको कीजिएगा। आपके कंट्री का लॉ आपको कहता है कि आपको चेंज करना पड़ेगा तो करना ही करना है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि नहीं आपको चेंज करना चाहिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। फाइन, नॉर्मली वी शुड नॉट चेंज। तो ये इसलिए कंसिस्टेंसी है ताकि हम इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन अच्छे से कर सकें। अब अगला है इसके अंदर एक्रूअल एजम्पशन। अब ये एक्रूअल एजम्पशंस क्या कहती है? ये कहती है एज पर द एक्रूअल एजम्पशन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ देयर अकरेंस रादर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। मतलब कहने का इसमें सिंपल सी बात है कि आप अपने बिजनेस में जब हैं और आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इनकम हो चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, आपको उसको अपनी बुक्स में दिखाना ही दिखाना है। उस साल दिखाना है जिस साल में वो हुए हैं, ना कि जिस साल में आपने एक्चुअली उनको रिसीव किया है या उनका पेमेंट किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस साल मैंने सेल करी 31 दिसंबर को, जिस दिन अकाउंट क्लोज होने थे, या 25 दिसंबर को मान लो मैंने कोई सेल करी। अब 25 दिसंबर को सेल करी और कस्टमर कह रहा है मैं आपको 10 जनवरी को पैसा दूंगा। आपने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो आप इसको 10 जनवरी को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ये नेक्स्ट ईयर की सेल्स में आ जाएगा। और अगर आप 31 दिसंबर की सेल्स में इंक्लूड करते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की जो करंट ईयर है उसमें आप यूज करते हैं, तो इसको हम इस साल की मानेंगे। तो आप क्या करना चाहोगे? तो कहते हैं आप इतना ज्यादा दिमाग ना लगाएं, इसमें सीधा लिखा हुआ है जिस साल आपकी सेल हुई है, पैसा कभी भी मिले आपको, या आपने जिस साल कोई एक्सपेंस किया है, आप बाद में भले पैसा दें उसको अगले साल, उस जिस साल एक्चुअली पेमेंट हो रहा है या रिसीव हो रहा है उस साल से मतलब नहीं है, जिस साल वो हुआ है उस साल आपको दिखाना चाहिए अपनी अकाउंटिंग बुक्स में। समझ में आया बेटा? हाँ, एक और समझा दीजिए बस। अच्छा, ये कौन सा साल चल रहा है? ये चल रहा है 2021। ठीक है, 2021 चल रहा है। इस 2021 के अंदर आपने कोई खर्चा किया, आपने मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, या मशीन नहीं कोई और एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाया और उस एडवर्टाइजमेंट का आपने खर्चा किया, 50,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करवाया।
और ये 2021 चल रहा है, और इसका पेमेंट आपने कहा कि भाई इसका पेमेंट तो मैं अगले साल ही कर पाऊंगा जनवरी के महीने में, और आपने अगला साल आया 2022 और उसके जनवरी के महीने में एज प्रॉमिस्ड आपने उसका पेमेंट कर दिया। अब जब आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो इस खर्चे को, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को, आप 2021 के अकाउंट्स में शो करोगे या आप इसको 22 में करोगे? आपने पेमेंट कब किया है? 22 में। तो आप मुझे ये बताइए, आप इसका पेमेंट कहाँ शो करेंगे अपने बुक्स में? 2021 की बुक्स में शो करोगे या 2022 की बुक्स में शो करोगे? 21 की। क्यों करोगे 21 की? आपने पेमेंट तो किया है 22 में। पर बेटा हमने इसका, जिस साल हाँ बोलो। एक्सपेंस करा है उसी साल हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ यही कह रहा है ये एजम्पशन, एक्रुअल एजम्पशन यही कह रहा है। आप ये मत देखिए कि आपने पेमेंट कब किया है, वो किस साल में, किस साल का खर्चा है वो आपका, किस साल में बैठ करके आपने वो उस ऑब्लिगेशन को लिया अपने ऊपर, उस साल के अकाउंट्स में हम उसको शो करेंगे। ठीक है? इसी तरीके से आप आपको जब किसी, अगर आपने आज माल बेचा, ठीक है, और आपको पेमेंट मिलेगा अगले महीने, अगले साल उस चीज का पेमेंट मिलेगा, उसकी सेल्स आपको रियलाइज होंगी, कस्टमर आपको पैसा देगा। कब देगा? नेक्स्ट ईयर देगा। तो आप उसको नेक्स्ट ईयर की सेल्स मानोगे या इस साल की सेल्स मानोगे? वो सेल्स तो आपकी इस साल की है ना। आपने जितने भी राइट्स थे, जितनी भी चीजें थी, कंट्रोल था पूरा, उसको कस्टमर को दे दिया ना उस सामान का जो वो खरीद के ले गया। तो वो सेल्स आपकी इस साल की मानी जाएगी, ना कि अगली साल की जब वो पेमेंट करेगा। तो आपको कितन जो पैसा रिसीव कब हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आपने किस साल के अंदर बैठ करके वो सेल्स को किया उससे मतलब है। अभी कुछ हुआ ये दोबारा बताऊंगा? हो गया, अब समझ में आ गया। है ना? इसी की वजह से देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हमारे करेक्ट प्रॉफिट पता ही नहीं लगेंगे। करेक्ट प्रॉफिट कैसे नहीं पता चलेंगे? क्योंकि हम मैचिंग प्रिंसिपल जो है, वो मैचिंग प्रिंसिपल अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें ये बताया गया है जिस साल के खर्चे हैं। अगर, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आज का। आज सुबह तुम्हें हमने दिए 1,000 रुपये, ठीक है, आपने दिन भर में खर्चे किए, मान लो 700 रुपये के खर्चे कर लिए, 700 रुपये का सामान खरीद लिया। अब 700 रुपये का सामान तो खरीद लिया, पर आपने पेमेंट किया सिर्फ 500 रुपये का। आपने कहा मैं कल दूंगा 200 रुपये, दुकानदार को बोला 200 रुपये कल दूंगा, पर सामान आपने 700 का खरीद लिया। अब मुझे ये बात बताओ, तुम्हारा आज का खर्चा कितना है? मैं अगर आपसे पूछूं तो आज की सेविंग्स कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं तो? 300। 300। पर अभी तुम्हारा जो 300 है ना, बड़ी मुश्किल से निकल रहा है अंदर, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो पैसा बचा हुआ है 500 रुपये, है ना? हाँ। हाँ। अब तुम कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, हाथ में तो 500 लग रहा है पर मुंह से 300 निकल रहा है। क्यों? अरे भाई, जो 500 आपके हाथ में दिख रहा है उसमें जो 200 है वो तो कल आप पेमेंट कर ही दोगे ना उसको, आज का। हाँ। तो वो तो है ही नहीं ना तुम्हारा, खर्चा नहीं। तो वो हो गया ना। क्या वो पैसा छोड़ देगा हाँ। तुम्हारा तो कल? ना। बता बेटा, नहीं। वो 200 रुपये छोड़ देगा क्या तुम्हारे ऊपर? कभी नहीं छोड़ेगा वो। नहीं। तब वो जो छोड़ेगा नहीं तो वो तुम्हारी सेविंग है ही नहीं। वो पैसा हाँ। आपकी जेब में जरूर पड़ा हुआ है पर वो आपका है ही नहीं, वो तो दूसरे का है भाई। हाँ। तो आपका जो पहला आंसर है ना कि 300 रुपए की सेविंग हुई, दैट इज द करेक्ट आंसर। पेमेंट कब कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो खर्चा हाँ। तो हो गया ना आपका आज। ओके। है भैया? समझ गया। ठीक है अग्रवाल साहब, समझ में आया? इसको बोलते हैं हाँ। एक्यूरेट कंसेप्ट, अजम्पशन। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे है इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब यहां से ये सारे प्रिंसिपल, अभी तक हमने एजम्पशन देखी, अब ये है प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स। अच्छा, अब एक सेकंड। बेटा मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको?
हाँ, पर वो वाली स्क्रीन पता नहीं चल रही है कि बंद हो गई। अभी क्या दिख रहा है अटक तुम्हें? गई। वर्ड फाइल दिख रही है सामने? हाँ, ठीक है, तो मैंने नहीं हटा दी। सादा वही, सादा खुला है और आपका उस एरो उस पे है, मिनिमाइज पे। ओके, वेट। अभी क्या दिख रहा है तुम्हें? वर्ड दिख रहा है, वर्ड खुल गया। मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? हाँ, क्या लिखा है मैंने, बताओ? बिजनेस, बिजनेस बिजनेस एंटिटी। एंटिटी, हाँ, कॉन्सेप्ट। हाँ, फाइन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। ये दोनों जो हैं वो अलग अलग बंदे हैं भाई। ये बिजनेसमैन अलग है, ये बिजनेस अलग माना जाता है अकाउंट्स के अंदर। दे आर नॉट ट्रीटेड एज द सेम। कहानी क्या है इसकी? ये जो बिजनेस है ना, बिजनेसमैन है ना, इस बिजनेसमैन ने इस बिजनेस को पैसा दिया है, बस। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है। ये दोनों सेम नहीं मानो कभी। अगर आपने इनको सेम मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कहने का मतलब यहां है कि बिजनेस, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। ये दोनों अलग अलग एंटिटी होती हैं। अब ये थे मिस्टर एक्स। इन मिस्टर एक्स ने क्या किया? इनके पास पड़े हुए थे 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए पड़े हुए थे तो मिस्टर एक्स बोले क्या करें भाई इस 1 लाख का? तो इनके पास ऑप्शन आए, इनके माइंड में ऑप्शन आए, क्या करें? इन्होंने कहा कि भाई बैंक भी है और एक ये बिजनेस भी है। अब बैंक बोलता है, मिस्टर एक्स ने बैंक से पूछा कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं आप मुझे क्या दोगे? बैंक ने बोला मैं आपको 6% की ब्याज दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, 6% की ब्याज देगा भाई। तो मतलब 1 लाख पे 6,000 रुपए की मेरे को इनकम हो जाएगी 1 साल के अंदर। अब इसने कहा भाई बिजनेस आप क्या दोगे अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूं? आप मुझे क्या दोगे? तो ये बिजनेस बोलता है कि मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। मिस्टर एक्स हो गए खुश। ये हो गए खुश। 20,000, वाह ग्रेट। इसने कहा रुको, इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 30,000 भी दे सकता हूँ। ये और भी ज्यादा खुश हो गए। इसने कहा रुको, मैं आपको 0 भी दे सकता हूँ। ये मायूस हो गए। कौन? मिस्टर एक्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने कहा भाई कोई गारंटी नहीं है। आप इस बिजनेस को किस तरीके से रन करते हैं, हाउ एफिशिएंटली यू रन, द सेम टाइप ऑफ प्रॉफिट यू विल गेट। यू कैन गेट 30,000, 40,000 और इवन यू कैन गेट लॉस ऑल्सो। फाइन। एक सेकेंड बेटा, मेरी बैटरी लो। तो उसने कहा कि हाँ भाई ये कंडीशन है कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसने कहा कि भाई पर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं अच्छे से करूँ तो मैं 30,000 रुपये मेरे को अर्न हो जाए। कहता हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कहता है ठीक है, रिस्क ले लेते हैं। इसलिए बोलते हैं बिजनेस में रिस्क होता है भाई। तो इन्होंने बैंक का ऑप्शन जो है वो कैंसिल किया और बिजनेस में आ गई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुमने बैलेंस शीट देखी है ना? बैलेंस शीट हाँ, बोलते रहो बेटा, मेरे को ये रहेगा कि तू क्लास के अंदर ही है तो। हाँ, हाँ, बैलेंस शीट है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि कैपिटल को यहाँ दिखाते हैं, ऑन द लाइबिलिटी साइड। करेक्ट? लाइबिलिटी से। हाँ, डू यू नो व्हाई? नहीं व्हाई ये कैपिटल इज अच्छे से अ रीजन नहीं पता, है? इतना अच्छे से रीजन नहीं पता क्यों बताते हैं। अभी पता चल जाएगा बेटा 2 मिनट के अंदर।
इसलिए इसको कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल तो क्या है, ये तो बिजनेसमैन का पैसा है, ये लायबिलिटी कैसे हो गई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है माइंड में। तो कहते हैं कि भाई अब यहां सुनो कहानी। कहानी ये है, जैसे मान लो ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये इस बिजनेस को पैसा नहीं देते, ये पैसा देते इस बैंक को। और एक साल बाद क्या कंडीशन होती, ये बैंक क्या करता, बताओ मुझे। इसने कहा मिस्टर एक्स ने कि मैं तुम्हें एक 6% साल, सुनो इंटरेस्ट। सुनो, एक साल के लिए पैसा दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक साल के लिए पैसा दे रहा हूं बैंक भाई। अब एक साल के बाद में क्या होने वाला है बताओ। बैंक उसे 6% इंटरेस्ट लगा के 6,000 रुपये और दे देगा, 1 लाख 6,000 पे। देगा और 1 लाख को नहीं देगा। 1 लाख पे 6,000 लगा के दे देगा। 1 लाख एक प्लस लाख 6,000, 1,06,000 रुपये दे देगा, कहने का मतलब ये है ना। हाँ हाँ। अच्छा चलो 6,000 तो वापस करेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट है। 1 लाख क्यों वापस करेगा भाई। क्योंकि वो हमारा पैसा है, हमने मतलब हाँ वो बैंक को तुम्हारा दिया पैसा नहीं। है। अच्छा वो तुम्हारा पैसा है। अच्छा गौरव बाबू तुम हो मिस्टर एक्स, तुम्हारा पैसा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैंक है, अगर ये तुम्हारा पैसा 1 लाख है, तो ये बैंक के लिए क्या है, 1 लाख रुपया। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, समझ में आई बात। हाँ। इसको वापस करना ही करना है। और उसी तरीके से अब यहां पर समझो, इस मिस्टर एक्स ने यही 1 लाख रुपया इस बिजनेस को भी तो उसी तरीके से दे रखा है कि बिजनेस कमा के देगा इसको। यस और नो। हाँ। तो बिजनेस के लिए ये 1 लाख रुपए क्या हो गया बेटा। लाइबिलिटी। अब समझ में आया। आ गया। ये इसीलिए ये कि क्यों हुई है पूरी कहानी, ये सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि हम बिजनेस को अलग मानते हैं और बिजनेसमैन को अलग मानते हैं। इस बिजनेस के पास ये 1 लाख रुपया एज ए लाइबिलिटी पड़ी हुई है। जिस दिन ये बिजनेसमैन इस बिजनेस को बंद कर देगा, उस दिन इस बिजनेस को इस 1 लाख रुपए को वापस करना ही पड़ेगा, इसलिए ये लाइबिलिटी माना जाता है और लाइबिलिटी साइड में आता है। अच्छे से समझ में आ गया। हाँ। इसीलिए इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज डिफरेंट एंड बिजनेसमैन इज डिफरेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली कैपिटल कम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड। एंड अनदर इम्प्लीकेशन इज, इसकी एक और इम्प्लीकेशन ये है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, तो जो बिजनेसमैन के अपने जो खर्चे होते हैं ना, पर्सनल एक्सपेंडिचर, उसको हम कभी भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर के साथ में मिक्स नहीं करते। तो इसलिए जो इसके पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं जिनको हम ड्राइंग्स बोलते हैं ना, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट, उसको हम कुछ उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखाते ही नहीं है। क्या तुम ड्राइंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हो। नहीं। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल वही खर्चे आएंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो हम इस ड्राइंग्स का क्या करते हैं, हम इस ड्राइंग्स को बैलेंस कैपिटल में शीट। से माइनस कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं बताओ। यस। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई तेरा पैसा है ये पड़ा, अब तू बिजनेस में से निकाल करके ले जाएगा, तो हम तेरे इसी पैसे को कम कर देंगे उठा करके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस। गुड। अभी बुक बुक दिख रही है, नहीं दिख रही। दिख रही है बुक। नहीं मतलब अभी मैंने वो स्क्रीन को मिनिमाइज करके दूसरी स्क्रीन बुक वाली को खोला है। हाँ, दिख बुक रही है दिख ना रही है। बुक। हाँ ठीक है। हाँ। तो अब इसमें ये अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत ही प्रिंसिपल, ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमें सिर्फ यही लिखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी बिजनेस इवेंट जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, केवल उन्हीं को हम अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रखेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर। यस। ये इसमें कुछ भी नहीं था समझने का, इजी है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। अब ये है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अभी टाइम कितना हुआ है हमारे पास, कितने बज रहे हैं वहां पर। मेरी घड़ी 4, 5:13। 5:30 हो रहे हैं। अच्छा 30। ठीक है ठीक। तो हम कहाँ थे, हम थे, अभी हमने ये पढ़ा कि जो बिजनेस है, बिजनेस वो गोइंग कंसर्न, जो हमने एजम्पशन पढ़ी थी वो क्या कहती थी गोइंग कंसर्न, कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो यहाँ पे हमने उसका उद्घाटन किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है।
और ये कब तक चलेगा, नोबडी नोज। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये बिजनेसमैन बेचारा, इसको करना है, ये क्यों कर रहा है, ये बिजनेस क्यों कर रहा है, जवाब दो मेरी बात का। क्यों करता है एक बिजनेसमैन बिजनेस को? प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए। गुड। अभी हमने एक जगह ये भी पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर कि कोई भी चीज का प्रॉफिट, अगर हम करेक्ट प्रॉफिट, ट्रू प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो वो जब ही निकाल सकते हैं जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो। यस ना? यस यस। अब ये तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस गोइंग कंसर्न कहता है कभी ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो अब तो बिजनेसमैन तो हो जाएगा बेचारा परेशान, कब जब बंद हो तब जाकर के हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें। पर इसको ये भी जरूरी है पता लगाना कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, मेरे को उस कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करना भी है या नहीं। जो गोइंग कंसर्न ने कहा था कि भाई चलते ही जाना है, तो कब तक चलते जाना है? कभी चल करके किसी टाइम पर, किसी पीरियड पर खड़े होकर के मुझे ये तो देखना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। इसका मतलब इसको ये तो पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो इसीलिए इस चीज को श्योर करने के लिए कि हाँ भाई तुम सही जा रहे हो, गलत जा रहे हो, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं, हमने पूरे अकाउंटिंग पीरियड को, जो कि इनफाइनाइट पीरियड था, उसको कन्वीनियंट कन्वीनियंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है? और इन पीरियड्स का हमने नाम दिया अकाउंटिंग पीरियड, जो कि जनरली हमारा 12 महीने का होता है, 12 मंथ्स का। और इसी 12 मंथ्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। इसलिए अकाउंटिंग, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ये यही कहता है कि हमने अकाउंटिंग जो पीरियड है, जो गोइंग कंसर्न ने डिफाइन किया है कि इंडेफिनिट है, उसको हमने कन्वीनियंट पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया है, सो दैट एवरी बिजनेसमैन आफ्टर दिस 12 मंथ्स कैन कैलकुलेट हिज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वर्ड देख लो मैं क्या यूज कर रहा हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है? सो दैट ही कैन कंटिन्यू फर्दर और नॉट, ही विल टेक डिसीजन। अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है तो वो उसके ऊपर है कि वो कंटिन्यू करे या ना करे, पर उसको श्योरिटी तो हो जाए कि हाँ भाई ठीक चल रहा है सब कुछ। तो हमने पूरे अकाउंटिंग पीरियड को कन्वीनियंट पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ताकि हर बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में है प्रिंसिपल। इसके बाद में कौन सा प्रिंसिपल है देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, देखते हैं। The full disclosure principle requires the financial statements make complete, adequate, and fair disclosure of all information which is relevant, significant to the users of accounting services by investor, lenders, and also when the principle of full disclosure requires that all the material facts which help the in the appraisal of operating and financial performance of organization must be disclosed in the financial statement and in footnotes. Thus, users can, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है भैया कि हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिए बना रहे हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किन के लिए? यूजर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। और ये बहुत सारे होते हैं, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और गवर्नमेंट एंड सो फॉर, पब्लिक। तो ये जितने भी यूजर्स बैठे हैं ना, इनकी बेचारों की यही उम्मीद होती है कि कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे और कब हम डिसीजन लें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को होना चाहिए, हमने पहले याद है इसकी क्वालिटी पढ़ी थी, एक तो थी क्या कि ये फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए, है ना, इसमें किसी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी तरह की विंडो ड्रेसिंग ना हो, रेलिवेंस होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर। तो इसका मतलब है आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल एरर फ्री होने चाहिए, उस और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि इन यूजर्स को कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से बनाना पड़ेगा और जहां भी जरूरत हो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं दे पा रहे हैं कोई किसी चीज की एक्सप्लेनेशन को, तो उसको फुटनोट में दीजिए, नीचे दीजिए, उसके बाद में दीजिए। तो फुल डिस्क्लोजर करना है आपको, किसी चीज को छुपानी नहीं है। जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब जिस जो कि अगर हम छुपा दें तो आदमी डिसीजन ना ले पाए या उसके डिसीजन लेने की जो वो एबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़े,
तो ऐसी चीजें हमें नहीं करनी, हमें फुल डिस्क्लोजर देना है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम द यूजर्स। तो हमें फुल डिस्क्लोजर के लिए यहाँ पे ये पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि हमें इन सारी चीजों को बनाना होता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल सेगमेंट, रिपोर्टिंग नोट टू, जो भी है। तो जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बनाए, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो किए, कौन सी डेप्रिसिएशन लगाई है, सब चीजें आपको वहां पर लिखनी पड़ेंगी, नहीं तो उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। आगे कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, इसमें ये कहता है मटेरियलिटी में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में, प्रिंसिपल में वो ये कहता है कि जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है या मटेरियल आइटम है जिनका मटेरियल इन नेचर है, जो उनको हमें 100% शो करना ही करना है, बताना ही बताना है यूजर्स को। और अगर कोई ऐसी चीज है जो इमटेरियल हो, व्हाट इज इमटेरियल, कि उसको दिखाएं ना दिखाएं, डिसीजन मेकिंग पर, जो यूजर्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पर कोई फर्क ना पड़े। तो immaterial items can be ignored but material items should be presented। अब कौन सा चीज मटेरियल होगा, कौन सा इमटेरियल होगा, ये डिपेंड करता है नेचर, साइज और वॉल्यूम के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। कौन सी चीज मटेरियल है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस डेफिनेशन इतनी सी है कि अगर मटेरियल आइटम वो आइटम्स होते हैं which will affect the decision making of an individual or a user if it has been hidden from the users। तो ये कहानी है यहाँ पर मटेरियलिटी की। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स, क्या हो गया, चलो, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट द अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटेंट नीड नॉट प्रेजेंट फैक्ट्स विच आर इमटेरियल। तो जो इमटेरियल चीजें हैं उनको आप बिल्कुल ना दिखाएं, और जो मटेरियल चीज है उनको तो आपको दिखाना ही दिखाना है while determining the income of the enterprise, जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने शायद कोई एक एग्जाम्पल सा भी दिया है यहाँ, चलो, कहता है मनी स्पेंट ऑन एक्सटेंशन, लिखा हुआ है मनी स्पेंट ऑन extension of size of shop is material fact as it will increase the future earning capacity of the business। A variation in the value of closing stock by 200 is not significant, but a variation in the cash balance of the same amount is a significant and material fact। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बताने के लिए कि जैसे आपने दुकान का साइज बढ़ा दिया तो भैया एक आपके लिए मटेरियल है, क्योंकि आपकी फ्यूचर इनकम बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके बिजनेस के लिए। और ये कहता है अगर आपका 200 रुपए का कोई स्टॉक में वेरिएशन इधर उधर हो गया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ कैश आइटम है, अगर कैश बैलेंस है वहां पे आपने 200 रुपए की गड़बड़ कर दी तो वहां पे जरूर फर्क पड़ेगा। तो क्या चीज मटेरियल है और क्या चीज इमटेरियल है, इट डिपेंड्स। तो मटेरियल चीजों को आपको दिखाना ही दिखाना है जब भी आप अपनी अकाउंटिंग बुक्स को बनाते हैं। बेटा बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। हाँ फाइन देन। तो अभी तो इस वीक में मेरे पास टाइम, नेक्स्ट वीक में वही टाइम होगा जैसा कि इस वीक में रहा, फ्राइडे सैटरडे ही होता है, ठीक है। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टॉप शेयरिंग एंड